हेलो दोस्तों। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखिए, जब से यूपीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, जब से ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन के अंदर काफ़ी सारे डाउट्स हैं। देखो, पेपर वन को लेकर तो है ही है, पर साथ ही ना अगर हम बात करें पेपर टू यानी कि सी सेट की, तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन के अंदर डाउट है कि सर, काफ़ी अजीब सा पेपर था। आने वाले सालों के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? ठीक है ना? क्या जो अब सी सेट का लेवल है, क्या वो कैट लेवल का हो चुका है? क्या हमें उस तरह से अब तैयारी करनी चाहिए? आगे की तैयारी कैसी हो? क्या अब तक का ये सबसे मुश्किल पेपर था? ये सारे डाउट्स आते हैं। तो थोड़ा-सा कंपैरिज़न करेंगे पिछले सालों के मुकाबले में। सिर्फ़ 2022 ही नहीं, उससे पहले भी जो चीज़ें होती थी ना, उससे कैसे-कैसे अलग था और क्या हमें यहाँ से सीखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ में ना एट द एंड ऑफ द वीडियो एक इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए सरप्राइज़ भी है, तो उसको भी आप डेफ़िनिटली नोटिस कीजिएगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। बहुत हेल्पफुल होगा, राइट? ये आप सभी के कुछ कमेंट्स मैंने यहाँ पे आपके लगाए हैं, ठीक है ना? आप सभी ने यूट्यूब के अंदर ही मेरी वीडियोस के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स बताए थे कि सी सेट सर इतना मुश्किल हो गया है, ठीक है ना? ये डेफिनेटली आप इनको भी देख सकते हो। तो अगर डिस्कस करें कि सर आखिर क्या-क्या बदला है, क्या नए-नए चेंजेस आए हैं यहाँ पे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि काफ़ी सारे टॉपिक्स ना आउट ऑफ सिलेबस थे। सर, आउट ऑफ सिलेबस का मतलब, देखो, जो लोग पहली बार इस एग्जाम को देंगे ना, उनके लिए मैं बता दूं, यूपीएससी ने ना अपना सिलेबस दिया हुआ है सी सेट का। अब यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हाँ जी, आपको जो क्लास 10th का लेवल है, कहीं ना कहीं वहाँ तक का आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। चाहे बेसिक न्यूमरेसी हो गया या बाकी चीज़ें हो गया, ये यहाँ तक आपको पता होनी चाहिए। पर अगर आप नोटिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको देख लो, ठीक है ना? यहाँ पर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चन ना आपको क्लास 10th लेवल के नहीं देखने को मिलते, ठीक है ना? तो जो यूपीएससी कह रहा है कि हाँ, क्लास 10th तक का सिलेबस है, वो एक्चुअल में उसके क्वेश्चंस के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। इनफैक्ट ना, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो, स्टूडेंट ने भी बिल्कुल यही लिखा है कि यहाँ पे यूपीएससी ने जो मेंशन किया है वहाँ से वो पूछ नहीं रहा है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे, तो पहली बार क्या हुआ ना, हमें जो क्वेश्चंस देखने को मिले, वो कुछ टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल, आप नंबर सिस्टम की बात कर लो, आप बात कर लो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। चाहे आप इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है ना? या फिर बाकी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। पहले जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है ना? बाकी और चैप्टर्स भी क्वेश्चन उनके देखने को मिलते थे। इस बार बाकी चैप्टर्स का वेटेज काफ़ी कम हो गया है, और यहाँ पर जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनका यहाँ पे वेटेज थोड़ा बढ़ गया है। साथ में अगर आप नोटिस करोगे, क्वेश्चन ना और भी लेंदी होते जा रहे हैं। वैसे तो 2021 हो गया, 2022 हो गया, तब ही हमें देखने को मिल गया था कि क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो रहे थे, पर इस बार तो बहुत ही लेंदी हो गए। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट चाहिए कहीं ना कहीं ओल्डेस्ट पर्सन को डिटर्मिन करने के लिए। और यहाँ स्टेटमेंट नहीं पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट चाहिए, रेदर देन इनमें से कितनी स्टेटमेंट चाहिए, ओनली वन, ओनली टू, ओनली फोर, ठीक है ना, ओनली ऑल द फाइव। इस तरह के जो थे क्वेश्चन हमें पेपर वन के अंदर भी देखने को मिले, वैसा ही कुछ पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिला। तो ये भी एक नया तरीके का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे गए थे यूपीएससी के द्वारा। एक देखो, जो चीज़ थोड़ी नहीं बदली, वो थी इंग्लिश। जो मेरा असेसमेंट रहा है, इंग्लिश पहले भी जिस लेवल की आती थी, लगभग उसी लेवल की आई है। क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इनका लेवल डेफिनेटली यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है, पर इंग्लिश मोर और लेस उसी लेवल पे थी, ठीक है ना? और आखिरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो चेंज आया है, वो है कि अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ना काफ़ी कम होते जा रहे हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल खत्म हो गए, पर बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। जो आप फॉर्मूला अगर आप याद कर लिया, आप आंसर कर पाओगे। तो ज़रूरत पता क्या है, कि आप सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर निर्भर ना रहो, आपको पता होना चाहिए उसके पीछे का आखिर लॉजिक क्या है। तो ये कुछ 5 मुख्य बदलाव थे, जो हमें इस एग्ज़ाम के अंदर यूपीएससी 2023 में देखने को मिले, और उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी मैंने आपको समझा दिए हैं। अब यहाँ से मेन बात ये है कि आखिर हम सर इससे सीख क्या सकते हैं इस एग्ज़ाम से? देखो, पहली बात तो आपको ये जो सीखनी है, वो ये है कि बी रेडी फॉर सरप्राइज़ेज़। ठीक है ना? अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसा पिछले सालों के अंदर यूपीएससी पूछता रहा है वैसा ही कुछ पूछेगा, तो नहीं। इस बार का चाहे आप जीएस 1 देख लो, वहाँ पर तो भर-भर के सरप्राइज़ेज़ आए। सिमिलरली सीसैट के अंदर भी ये थे। तो हमें अपना दिमाग जितना प्रिपेयर्ड होगा ना कि हाँ, कुछ रैंडम चीज़ें यूपीएससी पूछ सकता है, कहीं न कहीं हम एग्ज़ाम में उन चीज़ों को टैकल कर पाएँगे। दूसरी बात ये है कि इग्नोरिंग सीसैट शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अभी तक क्या होता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना क्या करते थे कि आखिरी का 1 महीना, आखिरी का 2 महीना सीसेट को पढ़ लिया, ठीक है ना? और लगता था कि सीसेट और क्वालीफाइंग एग्ज़ाम ही है, तो कर लेंगे। बात उनकी ठीक थी उस टाइम के ऊपर, क्योंकि एग्ज़ाम उतना टफ नहीं होता था।
पर आज के टाइम पर ना ये चीज़ उतनी वैलिड नहीं रही। आप अब अपनी प्रिपरेशन को आखिरी महीने या आखिरी 2 महीने तक नहीं सीमित रख सकते। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है डेली डेली बेसिस के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा इसको प्रैक्टिस करने की। देखो सी सेट को कंकर करने का एक ही तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, डेली बेसिस पे चाहे 1 घंटा करो, बट करनी जरूर है। आई बात समझ में? तो इस तरह से ना आपके ऊपर ये बर्डन नहीं बनेगा। नहीं तो होगा क्या, आप अगर आखिरी के मंथ से पढ़ना चाहोगे तो एक मेजर बर्डन बन जाएगा आपके ऊपर, राइट? साथ में एक चीज नोटिस करो, आपको ना अभी तक जो चीजें हो चुकी हैं उनको भूल जाना है, ठीक है ना? आपको एक नई शुरुआत की तरफ एक कदम रखना है। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि सर जो अभी केसेस चल रहे हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा कैट के अंदर केस चल रहा है कि सी सेट की कट ऑफ को कम कर दिया जाए। देखो यूपीएससी के अगर हम ट्रेंड्स को देखें ना तो ऐसी चीजें बहुत ही कम लाइकली होती हैं, ठीक है ना? यूपीएससी के अगेंस्ट जितने भी केसेस हुए हैं, हमने नोटिस किया है कि उसके अंदर ऐसा वर्डिक्ट आना बहुत ही मुश्किल है। तो आप उसके ऊपर फोकस ना करते हुए कहीं ना कहीं आने वाले अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करो। देखो कि हाँ यार ये चीजें थी, इनको मैं ऐसे ऐसे टैकल कर सकता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक नई शुरुआत की तरफ आपको कदम रखना होगा, पुरानी चीज़ों को भूलते हुए, राइट? इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो जो है, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू आपकी टाइम मैनेजमेंट। सर अब इसका क्या मतलब? देखो एक्चुअल में आप नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो आपके पेपर में स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप यहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो और ये क्वेश्चन ना शायद आपके 5 मिनट ले जाए, या ये क्वेश्चन लेट्स से आपके 5 मिनट ले जाए। इसके बाद पता क्या होता है, 5 मिनट लेने के बाद भी शायद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ। तो ऐसे टाइम के ऊपर ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा? क्योंकि आप नोटिस कर रहे होगे यार मैंने इतना टाइम भी वेस्ट कर दिया और क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हुआ। आई बात समझ में? इससे पता क्या होता है, जब एक बार कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है, इसके बाद जो आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, चाहे वो ईजी है या मीडियम लेवल के भी हैं, तब आप उनको भी शायद गलत करने लग जाओगे या फिर वो भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो ज़रूरत क्या है कि आप सही क्वेश्चंस को पिक एंड चूज करो। गेटिंग इट? अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो आप ये बात रियलाइज कर पाओगे इस क्वेश्चन को पढ़ के कि यार अच्छा ये क्वेश्चन टफ है, तो ये मैं अभी नहीं कर रहा, अगर टाइम बचेगा तो बाद में कर लूंगा। उसी तरह से अगर आपकी लेट से प्रैक्टिस अच्छी है और ये क्वेश्चन देख के आपको लगता है यार ये तो ईजी लग रहा है, इसको फटाफट मैं कर लेता हूँ। तो इस तरह से ना आपको पता क्या इंश्योर करना है कि जो ईजी और जो मीडियम कैटेगरी के जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं उनको आप सबसे पहले जल्दी जल्दी से कर लो। अगर टफ क्वेश्चन छूट भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आप पेपर अटेम्प्ट अपना पूरा नहीं कर पाए और आपको लगा कि यार अच्छा मैं तो सिर्फ 60 क्वेश्चन ही देख पाया, आखिरी के 20 क्वेश्चन तो देख ही नहीं पाया, ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि आपने ना स्टार्टिंग में जो टफ क्वेश्चन थे उनके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया कि शायद आखिरी के 20 क्वेश्चन जो शायद ईजी थे उनके ऊपर टाइम ही नहीं बचा। तो ये पिक एंड चूज करना और टाइम को अच्छे से मैनेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है जो कि आपको हेल्प कर सकती है इस एग्जाम को क्रैक करने के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ लर्निंग्स थी हमारी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। बिफोर गोइंग मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये बिल्कुल भी ना कोर्स की कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। देखो बहुत सारी चीज़ें आपने भी सीखी पिछले सालों से, थोड़ी चीज़ें हमने भी सीखी, ठीक है? तो हमारी टीम ने ना इस बार कोशिश करी है कि सी सेट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। देखो अच्छे तरीके से कहने का मतलब क्या, कि जैसे ना पहले थोड़ा स्टूडेंट की मेंटेलिटी होती थी कि आखिरी महीने में पढ़ लूंगा, अब उस मेंटेलिटी से हमें कहीं ना कहीं बाहर निकलना होगा। तो ज़रूरत पता क्या है कि हम अच्छे से पढ़ें भी, एक डिफिकल्ट लेवल भी यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो बात हो रही है ना कि कैट लेवल, तो हमें उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं यूपीएससी किस लेवल का पूछ ले। तो हमें अपनी तैयारी को भी ना उसी डायरेक्शन में लेके जाना है, उसी तरह से अच्छे से पढ़ना है। तो उसी वजह से हमारी टीम जो कोर्स लेके आई ना, उनमें इन सभी की सारी बातों का ध्यान रखा गया है। एक्चुअल में होगा क्या ना, मैं आपको अगर सिंपल चीज़ बताऊं, तो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे ये दिन निर्धारित किए गए हैं जब आपकी क्लासेस होंगी। जैसे मान के चलते हैं कि अगर मान लो आपकी आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास है, तो लेट्स से अगर 2 दिन क्लास हो सकती है आपकी, मंडे और वेडनेसडे, अगर 2 या 3 सब्जेक्ट्स आपको 3 दिन लगते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के। अब जैसे ही मान लो मंडे को आपने टॉपिक कुछ कवर किए इसके रिगार्डिंग, उसके बाद आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, जो लेट्स से आप ट्यूसडे को प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली वेडनेसडे के बाद भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपकी टेस्ट शीट होगी। तो इस तरह से ना हर चैप्टर के रिगार्डिंग आपके प्रॉपर शीट्स बनाई जाएंगी, ठीक है ना, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे। क्लासेस के अंदर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया और भी जितने टाइप्स के मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही, पर साथ ही साथ ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपके प्रॉपरली इसलिए डेडिकेट कर गए हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। क्लियर हुई ना बात? और संडे को भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कि अपनी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। और एक्चुअल में जो क्वेश्चंस बनाएंगे ना, यहाँ पर आपको सारी कैटेगरीज के देखने को मिल जाएंगे, कि जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी में कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं तो वो इजी टाइप भी होगा,
कुछ मीडियम भी होंगे और कुछ जो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है ना, तो वो भी इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस शीट और क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पूरी कोशिश इस बार हमारी टीम की यही है कि कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जिसको सी सेट की वजह से अपना मेंस लिखना वो वंचित हो जाए। आई बात समझ में? बहुत सारे स्टूडेंट्स ना प्रीलिम्स में जीएस वन में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 100 नंबर, 110 नंबर, पर सी सेट में रह जाते हैं। तो ये चीज़ को थोड़ा एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसलिए ज़रूरत है कि अगर आप जीएस वन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, साथ ही साथ आप सी सेट को भी इंपॉर्टेंस दो। मैं इस कोर्स की डिटेल्स जो है ना नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अब वहां से इस पर्टिकुलर कोर्स को ऑनलाइन माध्यम में भी एंड साथ ही साथ ऑफलाइन माध्यम में जैसे भी आप एनरोल करना चाहो वैसे आप एनरोल कर सकते हो। मेरी उम्मीद यही रहेगी कि ये पर्टिकुलर कोर्स ना आपको पूरा हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन। आई होप आज के सेशन से आपने बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स ली होंगी, समझे होंगे कि क्या क्या परिवर्तन करने हैं हम अपनी स्ट्रेटजी के अंदर। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।